हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, कार्बन है हाइड्रोजन से, कार्बन या हाइड्रोजन से बने यौगिक, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, कि हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, C3H6 है, H8 आदि। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी कि CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, C3H8 है आदि। ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से यौगिक है। आप देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, इसमें अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करेंगे हम। तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। यहाँ लिख देंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखते हैं इसमें। ठीक है, मेन बिंदु देख लेते हैं इसमें। चक्रीय हाइड्रोकार्बन एक क्वांटिटी होगी, चक्रीय हाइड्रोकार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन उसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद में इसमें दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें दो प्रकार होते हैं, उसके बाद में होता है ठीक है बेटा। इसके बाद में इसमें दो प्रकार के होते हैं,
इसके बाद में और हमारे पास में इसके बाद में देखिए बताओ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मैंने हाइड्रोकार्बन आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कि इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, ये चक्रीय रूप में होता है, ये चक्रीय रूप में होता है। ये चक्रीय रूप में और चक्रीय रूप में तो ये संक्रमण में होता है सी 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 और सी, इस तरह से होता है, ठीक है। और ये चक्रीय रूप में होता है, एक कार्बन दो कार्बन के मध्य होता है, जैसे इस तरह से होता है, चक्रीय रूप में होता है। किसमें होता है? चक्रीय रूप में होता है। तो ये अचक्रीय रूप में होता है, ये चक्रीय रूप में होता है। तो दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय रूप में दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय रूप में दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आ जाता है हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन श्रेणी में लेते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में लिया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम अंतर पढ़ते हैं थोड़ा सा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्कीन श्रेणी आती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार की श्रेणी आती है, एक एल्कीन और एल्काइन श्रेणी आती है। एल्कीन श्रेणी में मीथेन इथेन और प्रोपेन होते हैं, जबकि एल्कीन में एथीन प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ब्यूटेन होती है, जबकि एल्काइन श्रेणी में एथाइन प्रोपान और ब्यूटान होता है। तो अंतर इतना होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। तब हम आप देखेंगे इसमें यहाँ लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन, ये लिखेंगे, सॉरी इसको मिटा दो। हाइड्रोकार्बन
देखिए अब पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अचक्रिय में। अचक्रिय में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। देखिए इसमें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम जैसे में लिखेंगे हम जैसे CH4 है, C2H6 है। जैसे इसमें CH4 को हम वर्गीकरण करेंगे तो C कितने हमारे पास में 1, तो उसके बाद में C2 है तो C के बाद में हम लिखेंगे C2 कार्बन कार्बन के मध्य एकल परमाणु है। हम जैसे लेते हैं C3H8 आ जाता है, C4H10 आ जाता है। तो C कितने हमारे पास में C 3 है। उसके बाद में हम यहाँ पे कितने H कितने हैं हमारे पास में। ठीक है, ऐसे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर हमें इतना समझना है कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से बंध पाया जाता है। इस तरह से जो बंध होता है वो एकल बंध होता है। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है यानी एक ही डंडा होता है C4, तो इस तरह से होते हैं। ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए होंगे बेटा कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। अगला और टॉपिक है इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। देखिए इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए इसमें कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध बंध में त्रिबंध पाया जाता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध त्रिबंध पाया जाता है क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास में C2H4 है तो C के पास में C कितने हमारे पास में इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कितने बंध होते हैं? त्रिबंध होते हैं, द्विबंध होता है। ये क्या होता है? द्विबंध होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 C2H2 द्विबंध हो गया इसमें। तो H1 तो द्विबंध हो गया हमारे पास में। तो कार्बन कार्बन परमाणु में द्विबंध होना चाहिए, तो ये इस तरह से होना चाहिए या द्विबंध होना चाहिए, इस तरह से भी होना चाहिए, या कार्बन कार्बन परमाणु में इस तरह से होना चाहिए। ठीक है,
इस तरह से कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होना चाहिए। इसमें त्रिबंध हो गया, इसमें द्विबंध हो गया। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध, ये रहा द्विबंध, और त्रिबंध, ये रहा त्रिबंध। तीन डंडे जो तीनों के बीच में होता है, ये रहा। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में हम पढ़ते हैं कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति क्या क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। ये लिखेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। तो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति नंबर 1 के कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति नंबर 1 है रूढ़ पद्धति। कौन सी है? रूढ़ रूढ़ पद्धति। दूसरे नंबर पर कौन है इसमें? व्युत्पन्न पद्धति। नंबर 3 कौन है इसमें? आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति। नंबर 4 है इसमें आपके, नंबर 3 नहीं है इसमें, 4 नहीं है, 3 ही पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो रूढ़ पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण उसकी प्रकृति और गुणों के आधार पर किया जाता है। रूढ़ पद्धति के बारे में देखते हैं इसमें। रूढ़ पद्धति लेते हैं इसमें। रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति को हम क्या कहते हैं? ट्रेवल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेवल सिस्टम। ट्रेवल सिस्टम। ट्रेवल सिस्टम में ट्रेवल सिस्टम में हम देखते हैं कि इस पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण इसमें देखते हैं। इस पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। तो इस पद्धति में देखते हैं कि जो कार्बन यौगिकों को जो नामकरण होता है, जो नाम रखते हैं, उसके जो परमाणु होते हैं, जो गुण होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके गुणों के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो आधार पर, गुणों के आधार पर या प्राकृतिक स्रोतों के उनके गुणों के आधार पर या प्राकृतिक स्रोतों पर, प्राकृतिक स्रोतों पर किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों पर किया जाता है। अब देखते हैं इसमें रूढ़ पद्धति में सूत्र क्या है, रूढ़ नाम क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है। जैसे हमारे पास में ले लेते हैं CH4 है, CH4 है, ये है इसका सूत्र है, सूत्र है, क्या है? सूत्र है। इसका रूढ़ नाम है मार्स गैस। रूढ़ नाम क्या है इसका? रूढ़ नाम मार्स गैस। और इसका प्राकृतिक स्रोत है दलदल से प्राप्त होती है।
देखिए इसका सूत्र हमने बना लिया CH4। रूट नाम क्या है इसका? मार्स गैस है, दलदल से प्राप्त होती है। जैसे गोबर है, खाद है, उसके सड़े गले जो होते हैं, उसके जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनसे जो उस खाद को किसमें, यानी कि उस खाद को क्या, जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, सब्जी है, गोबर है, उसको खाद में परिवर्तित करते हैं, जिसमें जो गैस प्राप्त होती है वो कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन। और उस मीथेन गैस का नाम क्या होता है? रूट नाम होता है, मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोला जाता है। तो ये हो गया इसका रूट नाम। उसके दूसरी बात है हमारे पास में CH3OH। ये एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल। इसको हम कास्ट स्प्रीट बोलते हैं, कास्ट स्प्रीट। क्या बोलते हैं? कास्ट स्प्रीट बोलते हैं। और ये कहां से प्राप्त होती है बेटा? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। लकड़ी के भंजक आसवन का मतलब होता है जैसे मदिरा वगैरह काटते हैं ना, उसको नीचे गाड़ा जाता है, उसको किण्वन किया जाता है, तो उससे हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे लकड़ी के भंजक आसवन से, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त की जाती है। उसके बाद हमारा एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किसका सूत्र है? CH3COOH। यहाँ एसिटिक अम्ल रखिए, एसिटिक अम्ल। ये कहां से प्राप्त होता है? सिरका से। कहां से प्राप्त होता है? सिरका से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है बेटा? सिरका से। इसका सूत्र तो हो गया हमारे पास में CH3COOH, और इसका रूट नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। और प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? सिरका से प्राप्त किया जाता है, सिरका से प्राप्त किया जाता है। यानी कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका क्या है? आपको पूछ सकता है कि सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल के 3 से 4%, 3 से 4% विलयन को, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। समझ गए? सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका। तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, तो रूट नाम हो गया इसका। ठीक है, तो सीधे इसका एसिटिक अम्ल हो गया, तो सिरका है, सिरका से प्राप्त होता है। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सिरका के लैटिन नाम से लिया गया है, लेस एसिटम से लिया गया है। सिरका के लैटिन नाम से लिया गया, लैटिन नाम से लिया गया एसिटम, एसिटम।